हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 के सामाजिक अध्ययन में इतिहास में आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 यानी कि अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। उसमें का आज पहला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग आंदोलन और उनके बीच की विचारधारा, उनके मध्य की विचारधारा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। 1914 से 18 के बीच कहाँ पे लड़ा गया? यूरोप में। इसका जो मुख्य केंद्र था वो क्या था? यूरोप। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया, लेकिन इसके साथ साथ ये एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में भी लड़ा गया था। मुख्य केंद्र तो यूरोप था, लेकिन इसके अलावा ये एशिया में भी और एशिया और अफ्रीका में भी लड़ा गया, लेकिन जो मुख्य केंद्र था यूरोप, यानी कि जो अधिकतर देश थे वो कहाँ के थे? यूरोप के थे। इसलिए कभी शुरू में ये यूरोपीय युद्ध था, जो बाद में विश्व युद्ध बन गया। तो जो यूरोप के देश थे उनमें, क्योंकि ये दो गुटों में बट गए थे, एक मित्र राष्ट्र था और एक दूरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में जो देश थे उनमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इटली, ये मित्र राष्ट्र के मुख्य देश थे। जबकि जो धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, उस्मानिया, ये थे धुरी राष्ट्र। तो इन दोनों गुटों का आपस में युद्ध चालू हो गया। शुरू में जब ये युद्ध हुआ था तो उस समय जर्मनी, क्योंकि ये जो जर्मनी था या ऑस्ट्रिया हंगरी था या उस्मानिया था, ये एक विशाल साम्राज्य वाले देश थे। इनकी साम्राज्य बहुत ही बड़े थे और एक इसमें का एक था रूस। ये चार बड़े विशाल साम्राज्य वाले देश थे। तो जब स्टार्ट युद्ध हुआ तो 1914 में स्टार्ट हुआ, 1917 तक लगभग 3 वर्षों तक जर्मनी युद्ध में जीतता रहा। 1917 तक जर्मनी युद्ध में जीतता रहा, जर्मनी को विजय मिलती रही। लेकिन एक घटना जहाँ पे जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने ब्रिटेन के पनडुब्बियों पे या ब्रिटेन के समुद्री जहाजों पे अटैक करके उनके जहाजों को डुबो दिया। उन जहाजों में बहुत सारे अमेरिकी नागरिक सवार थे, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए अमेरिका विश्व युद्ध में आग कूदा और उसने ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और वो घटना कब की है? 1917 की। 1917 में अमेरिका विश्व युद्ध में कूद गया। अब इसी दौरान क्योंकि जो रूस था, रूस में गृह युद्ध चल रहा था, तो गृह युद्ध चलने के कारण क्या हुआ? रूस विश्व युद्ध से अलग हो गया। अब क्योंकि जब अमेरिका विश्व युद्ध में आया तो ये जो गुट था मित्र राष्ट्र का, वो काफी शक्तिशाली हुए। अंततः जो जर्मनी विश्व युद्ध में जीत रहा था वो 1 साल के अंदर ही विश्व युद्ध में हारने लगा। उसका कारण क्या था कि अमेरिका उस समय काफी शक्तिशाली देश था। अंततः जर्मनी की युद्ध में हार हुई, ऑस्ट्रिया जर्मनी ये सब युद्ध में हार गए। इनके कहने पे, इनके प्रार्थना पे 11 नवंबर 1918 को इन राष्ट्रों ने क्या किया? युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। इन लोगों के कहने पे, जर्मनी ऑस्ट्रिया के कहने पे इन देशों ने, यानी कि मित्र राष्ट्रों के देशों ने 11 नवंबर 1918 को क्या किया? युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी, यानी कि मित्र राष्ट्र की इस युद्ध में विजय हुए और धुरी राष्ट्र को हार का सामना करना पड़ा। अब जो विश्व युद्ध चालू होने से पहले 4 बड़े साम्राज्य थे, जिनमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, उस्मानिया था और रूस। ये 4 विशाल साम्राज्य थे, ये ढह गए। यानी कि जो इनकी साम्राज्य था काफी बड़ा विस्तृत था, वह छोटे छोटे भागों में बट गया और यूरोप की अब से सीमा का निर्धारण किया। यानी कि अब विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यूरोप की जो सीमा थी विभिन्न देशों की, उस सीमा का अब से निर्धारण किया गया। और निश्चित रूप से अमेरिका जो था, जो 1917 में विश्व युद्ध में कूदा था, एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा। यानी कि 1918 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विभिन्न देश कर्ज में डूब गए, लेकिन अमेरिका एक शक्तिशाली देश बनकर इस दुनिया में प्रकट हुआ, यानी कि दुनिया में आया। तो ये था विश्व युद्ध। अब विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, उसको हम पढ़ेंगे।
विश्व युद्ध का जो कारण था उसमें पहला कारण क्या था? पहला कारण साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि किसी भी देश पे दूसरे देश द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करना। मतलब ये कि विभिन्न देश क्या करते हैं, जो शक्तिशाली देश होते हैं होते थे, शक्तिशाली देश जो होते थे वे अपने आसपास के कमजोर देशों पे अधिकार करके हमला करके, युद्ध करके, आक्रमण करके उन देशों को जीत लेते थे। उस पर उनकी सरकार का अधिकार स्थापित हो जाता था, तो वो साम्राज्यवाद कहलाता था। तो विभिन्न देशों ने साम्राज्यवादी नीति अपनानी शुरू कर दी। जो शक्तिशाली देश थे वे दूसरे कमजोर देशों को पराजित करके उस पर अधिकार कर लेते थे। ऐसा ही यूरोप का यही हाल स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था। तो इस तरह से जो कमजोर देश थे उनके अंदर बड़े देशों के खिलाफ वैमनस्य स्टार्ट हो गया, वैमनस्य चालू हो गया। इसके अलावा जो बड़े देश थे, एक बड़ा देश दूसरा बड़ा देश, बीच का ये दो बड़े देश है, बीच के छोटे देश को इसने अधिकार किया, ये भी उसको अधिकार करना चाहता था। इसलिए इन दोनों बड़े देशों के बीच भी वैमनस्य चालू हो गया था। इस तरह से साम्राज्यवाद अंततः विश्व युद्ध का कारण बना। दूसरा जो पॉइंट है वो था उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद। अब उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? जैसे साम्राज्यवाद में राजनीतिक सत्ता स्थापित करनी होती है, उसी तरह से उपनिवेशवाद में आर्थिक सत्ता स्थापित करनी होती है। यानी कि औद्योगिक क्रांति जब स्टार्ट हुई, औद्योगिक क्रांति स्टार्ट होने के बाद उससे पहले वस्तुएं हाथों से बनाई जाती थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति आने के बाद वस्तुएं मशीनों के द्वारा बनाई जाने लगी, फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ और अब जो हाथ से काम होता था वो मशीनों के द्वारा होने लगा। इसके लिए कच्चे माल की ज्यादा आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब वस्तुएं हाथों के अलावा मशीनों से बनाई जाती थी तो जल्दी जल्दी काम पूरा हो जाता था, यानी कि उनका पूर्ति उतना नहीं हो पाता जितनी वस्तुओं की आवश्यकता थी। तो विभिन्न देशों ने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया, यानी कि किसी भी देश को जीत के उस पे कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उस पे अपने हिसाब से फसलों को उगाते थे और कच्चा माल प्राप्त करते, जैसे ब्रिटेन ने भारत के साथ किया था। तो इससे उन्हें कच्चा माल मिल जाता था और फिर उस कच्चे माल को अपने देश में ले जाके फैक्ट्रियों में मशीनों के द्वारा उसे जो भी वस्तु में बदलना था उसे वस्तु में बदल के उसे फिर बाजार में ले जाकर बेचते थे। इसलिए उपनिवेशवाद की जो स्थापना की गई थी वो औद्योगिक क्रांति आने के बाद कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उपनिवेशवाद की स्थापना की गई, जो ये भी विश्व युद्ध का कारण है। और तीसरा कारण क्या था? गुटबंदी। गुटबंदी का मतलब विभिन्न दलों में सम्मिलित हो जाना है, या एक से दो देश, तीन देश आपस में संधियां करना। ये गुटबंदी चालू हो गई थी 18वीं 19वीं शताब्दी में, यानी कि अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए एक देश दूसरे देश से संधियां करते थे। उसमें विभिन्न नियम कानून होते थे, यानी संधियां इसलिए किया करते थे कि एक देश या दो देश या तीन देश आपस में जब मिल जाएंगे तो वे किसी एक देश से अगर एक देश से युद्ध करना होगा तो आसानी से उन्हें हरा देंगे। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उस दौर में गुटबंदी चालू हो गई। जैसे जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ किया था, इस तरह से फ्रांस ने इंग्लैंड के साथ किया था। इस तरह से गुटबंदी चालू हो गई, जो अंततः बाद में जाके जब सर्बिया पे ऑस्ट्रिया ने युद्ध किया तो सर्बिया को बचाने के लिए इंग्लैंड फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पे आक्रमण कर दिया था। ये गुटबंदी का कारण था। अंततः गुटबंदी ही विश्व युद्ध का अगला कारण बनेगा। चौथा है अस्त्र शस्त्रों की होड़। अब ये भी एक कारण था, अस्त्र शस्त्रों की होड़, यानी कि अगर किसी भी देश में साम्राज्य स्थापित करना हो या उपनिवेश स्थापित करना हो तो बिना शक्तिशाली देश बने किसी भी देश पे अधिकार किया नहीं जा सकता। उसके लिए सेना की आवश्यकता होगी, अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता होगी, हथियारों की आवश्यकता होगी। उसी के दम पे शक्तिशाली देश बना जा सकता है। तो क्योंकि उस दौरान इन देशों ने अपने आप को शक्तिशाली देश बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथियार, अस्त्र शस्त्रों को बनाना शुरू कर दिया था। और अंततः जब इसका उपयोग करते थे तो वे आसानी से, जिन देशों के पास इस तरह के हथियार नहीं होते उन्हें आसानी से हरा देते थे। तो ये भी जो कारण था वो विश्व युद्ध का में एक जो तत्कालिक कारण था जिसके कारण विश्व युद्ध चालू हुई हो गया, वो था पांचवा तत्कालिक कारण फर्डिनेंड की हत्या। ये जो फर्डिनेंड था वो ऑस्ट्रिया हंगरी का उत्तराधिकारी था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो उत्तराधिकारी था फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी गई, उसकी और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। अब वो हत्या कब की गई थी? 28 जून को, 28 जून 1914 को
ये इनकी फर्डिनेंड की जो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे, उत्तराधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी गई 28 जून 1914 को। और इसके साथ उनकी पत्नी की भी हत्या की, जो सेराजुआ में हुआ था। ये घटना कहाँ हुआ था? सेराजेवो में। सेराजेवो में इनकी हत्या करी। अब 28 जून जब इनकी हत्या कर दी गई, इसी दौरान क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने, अब 28 जून से विश्व युद्ध चालू हो गया, क्योंकि इसी दौरान जब इनकी हत्या की गई तो 28 उसके तुरंत बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे युद्ध की घोषणा कर दी। और बदला लेने के लिए, फर्डिनेंड की हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया? सर्बिया पे आक्रमण कर दिया, सर्बिया पे युद्ध की घोषणा कर दी। सर्बिया को बचाने के लिए जो उसके संधि जिससे वार्ता हुई, संधि वार्ता है इंग्लैंड और जो ब्रिटेन और फ्रांस, इन लोगों ने सर्बिया को बचाने के लिए ऑस्ट्रिया पे युद्ध की घोषणा कर दी। इससे फिर जर्मनी युद्ध में कूद पड़ा ऑस्ट्रिया को बचाने के लिए। इस तरह से जो विश्व था वो चालू हो गया। इसका तत्कालीन कारण क्या था? फर्डिनेंड की हत्या। तो ये था विश्व होने का कारण। अब इसका प्रभाव क्या था? इससे प्रभाव क्या पड़ा? पहला प्रभाव था जन धन की क्षति, जन धन की अपार क्षति। विश्व युद्ध हुआ और जब समाप्त हुआ उसके बाद जब पूरा आंकड़ा लगाया गया तो लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। इस युद्ध में 1 करोड़ लोगों की जान गई, जिसमें से 55 लाख मित्र राष्ट्रों की तरफ से और 43 लाख धुरी राष्ट्रों की तरफ से मारे गए। 1 करोड़ लोग मारे गए। 1 करोड़ से ज्यादा लोग, यानी कि लगभग 2 करोड़ लोग, 1 करोड़ के दुगने 2 करोड़ लोग घायल हुए। लाखों लोग बीमारियां और खाने पीने की कमी के कारण मारे गए। इस तरह से विश्व युद्ध में काफी लोग मारे गए। जो औद्योगिक व्यवस्था थी चौपट हो गई। अर्थव्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था, व्यापार सब समाप्त हो गया। यहाँ तक कि कृषि भी चौपट हो गई। इससे क्या होगा? विभिन्न देशों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि काफी लोग तो मारे गए। इसके साथ उद्योग व्यापार धंधे सब कुछ बंद हो गया। यहाँ तक कि खेती भी चौपट हो गई थी, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दूसरा कारण क्या है? आर्थिक संकट। इसका मतलब ये कि जब विश्व समाप्त हुआ तो विभिन्न देशों पे आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि फसल वैसे ही बर्बाद हो चुके थे, व्यापार कंपनी सब बंद हो चुके थे। तो जब वस्तुओं का उत्पादन बहुत ही कम हो गया था, मांग तो उतनी ही थी, मांग तो बढ़ रही थी, लेकिन वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, जिसका वस्तुओं की जो मूल्य था, वस्तुओं का मूल्य वो बढ़ गया। वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने का, लेकिन उनके पास पैसे तो बचे नहीं थे कि वो किसान जो थे उनके पास खेती के लिए काम धंधा बचा नहीं था। मजदूर लोग वैसे ही बेरोजगार हो गए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो वस्तुओं की कीमत एक तो बढ़ गई, ऊपर से उनके पास पैसे नहीं थे, जिससे उनके लिए संकट उत्पन्न हो गया। यहाँ तक कि जो जितने भी देश थे उन पे भी काफी मात्रा में कर्ज बढ़ने लगा, क्योंकि वे क्या करने लगे? विभिन्न देशों से भी कर्ज लेने लगे, जिससे कर्ज की ब्याज जो था उनके ऊपर भी बढ़ने लगा। इस तरह से विभिन्न देशों से आर्थिक संकट उत्पन्न होने लगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट था वो था नस्लों की समानता। विश्व युद्ध का अगला प्रभाव ये पड़ा कि नस्लों की समानता, मतलब कि नस्ल भेद, जो रंग भेद होता है कि गोरे काले का भेद। विश्व युद्ध से पहले लोग ज्यादातर यूरोपीय लोग गोरे काले का भेद करते थे, यानी कि वो एशिया के, अफ्रीका के लोगों से जलते थे, यानी कि उनसे हेट करते थे, नफरत करते थे, घृणा करते थे, क्योंकि वो काले थे। लेकिन विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ये सब बदल गया है, क्योंकि विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो गोरों ने देखा कि कालों ने भी विश्व युद्ध में उतना ही योगदान दिया, अपने देश के लिए उतना ही लड़े, उतने बहादुरी से लड़े जितना कि वे लोग लड़े थे। इस तरह से उनका नजरिया बदलने लगा और गोरे काले का धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त होने लगा। चौथा था मजदूरों की स्थिति में सुधार। मजदूरों की स्थिति में सुधार। विश्व युद्ध से पहले निरंकुश राजाओं द्वारा शोषण, और फिर कंपनी के पूंजीवादी, कंपनी जो चलाते थे पूंजीवादी लोग, उनके द्वारा मजदूरों का शोषण, यानी कि पिछले अध्याय में पढ़े होंगे कि 8 घंटे की जगह 12-15 घंटे काम करवाते थे और ऊपर से इतना पैसा देना चाहिए उतना नहीं देते। इस तरह से उनका शोषण होता था। लेकिन विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो
अब से औद्योगिक ढांचा अब से नए सिरे से शुरुआत की गई, व्यवसाय की शुरुआत हुई, नई नई फैक्ट्रियां लगी और इस बार मजदूरों के बारे में भी सोचा गया और उनके हित को ध्यान में रखते हुए उनसे अच्छे से टाइमिंग निर्धारित की गई कि कितने घंटे का काम करना है और उस हिसाब से उनकी मजदूरी दर तय की गई। तो इससे मजदूरों की स्थिति में विश्व समाप्त होने के बाद सुधार आया। लास्ट जो पॉइंट था, महिलाओं की स्थिति में भी सुधार। विश्व से पहले महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनको राजनीतिक अधिकार दिया नहीं गया था, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए लेकिन उसके बावजूद उनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन विश्व युद्ध में उनके साहस बहादुरी को देख के बाद में उनकी स्थिति में सुधार आ गया, क्योंकि विश्व युद्ध में न सिर्फ विश्व युद्ध में पुरुषों ने योगदान दिया बल्कि टाइम आने पे, अवसर आने पे इन महिलाओं ने भी विश्व युद्ध में भाग लिया। तो इनके इस बहादुरी को देखते हुए बाद में इनका सम्मान बढ़ा और उस सम्मान बढ़ने के साथ साथ समाज में इनकी स्थिति भी धीरे धीरे क्या हुई, सुधरने लगी। तो ये था प्रभाव, ये विश्व युद्ध का प्रभाव था। अब अगला जो पॉइंट है, असहयोग आंदोलन। इसमें दो पॉइंट है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। असहयोग और खिलाफत आंदोलन। तो जो असहयोग आंदोलन था वो भारत का प्रथम राष्ट्रवादी आंदोलन था। इससे पहले 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था लेकिन वो असफल हो गया था और पूरे देश के लोग उस आंदोलन में एक साथ लड़ नहीं पाए थे। तो असहयोग जो आंदोलन हुआ वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। ये कब चालू किया गया? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को चालू किया गया। ये नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें इस असहयोग आंदोलन को चालू करने के लिए चालू किया गया। अब जो असहयोग आंदोलन चालू किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, जो पहला राष्ट्रवादी आंदोलन था, इसका ये ऐसा क्यों हुआ कि असहयोग आंदोलन चालू किया गया? इसके कई कारण थे, जिनमें एक तो था रोलेट एक्ट था। रोलेट एक्ट, ये ऐसा एक्ट था जो सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक नियम बनाया गया था कि किसी को भी बिना कारावास में डाल दिया जाता था, यानी कि उन्हें कारावास में डाल दिया जाता था और बिना उनके मुकदमा चलाए उन्हें कारावास में भेज दिया जाता था। इसके अलावा जो था 1914 से 1918 के दौरान, जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच, इस दौरान उन्होंने क्या किया था, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट की सरकार थी, उन्होंने प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया था। प्रेस पर प्रतिबंध, एक तो उन्होंने 1914 से 18 के बीच प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया, ऊपर से बहुत सारे नियम थोप दिए। रोलेट एक्ट यानी कि सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में बहुत सारे नियम थोप दिए गए कि बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। इन सब से भारतीय जनता काफी प्रभावित थी। इन सबको दूर करने के लिए, सब समस्याओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। अब इसमें क्या करना था कि असहयोग का मतलब कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था। स्कूल बंद करवाए गए, दुकानें बंद करवाई गई, चारों तरफ जो भी कार्यालयों में काम करने वाले थे उनको कार्यालय में काम न करने के लिए कहा गया और जजों को, यानी कि जो
सॉरी जो न्यायालय में काम करने वाले होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से देशबंदी का आह्वान महात्मा गांधी ने किया कि पूरे देश को बंद किया जाए, कोई भी सरकारी अंग्रेज सरकार का कोई भी सामान नहीं खरीदेगा और बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, सरकारी हड़ताल, इनकी सभी विभिन्न प्रकार से देश में हड़ताल शुरू किया गया था। तो ये था असहयोग आंदोलन, जिसकी मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा निभाई गई थी। इसका मुख्य मकसद क्या था? अंग्रेजों का सहयोग न करना, विभिन्न आंदोलनों के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग न करना। लेकिन अंततः 1922 ईस्वी में चौरी चौरा, जो गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में, उससे दुखित होकर महात्मा गांधी ने क्या किया? अचानक से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और 1922 ईस्वी में इन्हें जेल में इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और इनको 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन 1924 ईस्वी में, यानी कि अगले 2 साल में 1924 ईस्वी में इन्हें क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। तो ये था असहयोग आंदोलन। अब खिलाफत जो आंदोलन है वो मुस्लिमों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 के बीच चलाया गया था। कब से कब तक? मार्च 1919 से जनवरी 1921। ये था खिलाफत आंदोलन जो मार्च 1919 से जनवरी 1921 के बीच चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने मुसलमान को, ये जो असहयोग आंदोलन था तो पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन था पूरे देश के लिए, लेकिन जो ये आंदोलन था खिलाफत आंदोलन वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध ही था, लेकिन ये मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया था। किस धर्म के द्वारा? मुस्लिम धर्म के द्वारा चलाया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 1919 से जनवरी 1921 के बीच। इसकी मुख्य भूमिका किसने निभाई? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। तो इन लोगों ने महात्मा गांधी से मिले और विभिन्न वार्ताओं के बाद उन्होंने इस मुस्लिम लीग से संबंधित आंदोलन था, मुसलमानों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो महात्मा गांधी से मिलने के बाद, चर्चा करने के बाद इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। तो ये था आज का टॉपिक, सहयोग आंदोलन, विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन। अब इसमें एक विचारधारा है। तो असहयोग आंदोलन के बीच अचानक से रोक देने के बाद, यानी कि असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ और 1922 ईस्वी में उसे महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। क्यों लिया? चौरी चौरा कांड हो जाने के बाद उन्होंने वापस ले लिया। तो अब कुछ जो राजनीतिक थे या नेता थे, उन्होंने अपना मत दिया कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया। तो उसमें एक थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के विचार थे। मोतीलाल नेहरू ने उनकी विचार क्या थी? उन्होंने कहा कि अगर कन्याकुमारी का एक गांव, क्योंकि जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था वो अहिंसात्मक आंदोलन था, उसमें हिंसा नहीं करना था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इसमें हिंसा नहीं होना चाहिए। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अहिंसावाद में हुई थी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड में हिंसा हुआ। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा? कन्याकुमारी का अगर एक गांव अहिंसा करता है तो उसकी सजा हिमालय के एक गांव को नहीं मिलनी चाहिए। यानी मतलब ये कि 1 लाख लोग हैं या 1 करोड़ लोग हैं या 100 गांव है, अगर 100 गांव को कहा गया कि हिंसा नहीं करना है, अगर एक गांव ने हिंसा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 99 गांव जो बचे उनको भी उसकी सजा मिले। तो यही उनके कहने का मतलब था कि अगर कन्याकुमारी का एक गांव हिंसा कर रहा है तो हिमालय का जो अगला गांव है, जो एक गांव है, उसको इसकी सजा क्यों मिलनी? तो क्योंकि हिंसा एक जगह को ही, गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में, और जो आंदोलन को अचानक से बंद कर दिया गया पूरे देश में। ये उनके कहने का मतलब था। एक और थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अब जो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, इस दौरान पहली बार देशवासियों का उत्साह चरमोत्कर्ष पे था। यानी इससे पहले कोई राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ नहीं था, एक 1857 को छोड़ के। तो पहली बार देशवासियों में जो उत्साह थी वो चरमोत्कर्ष पे थी, यानी कि देशवासियों का जो उत्साह वो काफी बड़ा हुआ था।
जो महात्मा गांधी के अचानक से आंदोलन वापस लेने के बाद छिन्न भिन्न हो गया, यानी कि उनका जो उत्साह था वो समाप्त हो गया। तो महात्मा गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती है, जब कोई चौरी चौरा कांड एक जगह पे हुआ, उसके लिए अचानक से महात्मा गांधी ने पूरे देश का जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसको समाप्त कर दिया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था इन लोगों के विचार। तो आज का जो टॉपिक था वो विश्व युद्ध, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और होमवर्क जो दिया जाता है उसको करके भेजते नहीं आप लोग, तो होमवर्क कीजिए, उसको भेजिए और आंसर शीट का इंतजार न करते हुए होमवर्क करते रहिए। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।